उठाते हैं और थोड़ा मार्केट की बड़ी थीम्स को समझ लेते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ मार्केट के बिग पिक्चर समझाने के लिए केआर चोक्सी होल्डिंग्स के देवेन चोक्सी जुड़ गए हैं। देवेन भाई गुड मॉर्निंग, शो में जुड़ने के लिए शुक्रिया। हम अभी भी बात कर रहे थे कि इतनी ज़बरदस्त तेज़ी ऑटो स्टॉक्स में, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, चाहे कमर्शियल व्हीकल्स हो, चाहे एंसिलरी स्टॉक्स हो, ये क्या बता रहा है और आपका व्यू क्या होगा इस पॉकेट पर? अनुज गुड मॉर्निंग। इंडिया की इकोनॉमी जो हिसाब से आगे बढ़ रही है उसके अंदर कंजम्पशन थीम बढ़ना ही बढ़ना है। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के ऊपर आई थिंक एक एम्फोसिस आनी है। ऑटो के अंदर अगर हम देखें तो रूरल स्टेटा के अंदर टू व्हीलर्स और वहां से ग्रेजुएट होकर फोर व्हीलर्स के अंदर दे आर एंटरिंग इनटू। एंड आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग एंड इंडस्ट्री के जो एक्सपांशन बन रहे हैं उसके साथ में कमर्शियल व्हीकल का जो कारोबार जुड़ा है वो कमर्शियल व्हीकल। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि स्टार्टिंग फ्रॉम फार्म इक्विपमेंट टू द कमर्शियल व्हीकल पूरे का पूरा जो सेगमेंट है वो पूरे सेगमेंट के अंदर डिमांड सर्ज हो रहा है बिकॉज ऑफ आई थिंक द ग्रोथ हैपनिंग इन ईच ऑफ दिस एरियाज ऑफ एक्टिविटी। मेरा खुद का ऐसा मानना है और मैं कितने समय से इस चीज के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस भी कर रहा हूँ कि कमर्शियल व्हीकल इज वन सेगमेंट विच इज वेरी वेरी बैडली निग्लेक्टेड इन द एंटायर ऑटो स्पेस। और जहां पे टर्न अराउंड आएगा तो आई थिंक दिस इज वन सेगमेंट विच वुड प्रॉब्ली स्टार्ट परफॉर्मिंग फार बेटर देन एवरी अदर सेगमेंट। और मेरा ऐसा मानना है कि करीबन 2-2.5 लाख नए कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड बिकॉज ऑफ द स्क्रैपेज पॉलिसी के अंदर ही आने की संभावना है। अगर ये साल में ये पूरे की पूरी नहीं आती है तो अगले साल के अंदर आई थिंक इसका रिफ्लेक्शन आना डेफिनेटली बनता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल कमर्शियल व्हीकल इज बिकमिंग द मेन स्टे एज फार एज ऑटो इज कंसर्न। And it is a story which is not going to be for 1 or 2 years. Because if India is spending money for next 10 years in infrastructure, commercial vehicle as a segment within the auto space, I think would be probably driving it, I think, on a sustainable basis for next 10 years. Along with that, जैसे इंडिविजुअल के हाथ में इनकम बढ़ती है तो certainly I think four wheeler would be the next aspiration stage, I think, from two wheelers. So that is where also we are likely to see the continued demand continuing in for next few years. So overall, we believe, I think the auto segment is here to stay and stay for a longer period of time. Fortunately, the corrections have happened in the entire business for last 2-3 years. Now I think the business segment is, I think, ready to grow from here onwards. लेकिन देवेन फिर आपकी क्या पिक्स होंगी इनमें? कोई पर्टिकुलर सेगमेंट जो आपको अच्छी लग रही हो, कोई पर्टिकुलर स्टॉक जो आपको बहुत ही अच्छा लगता हो यहाँ पर? So Anuj, we are convinced with commercial vehicles. So that is where probably I think the choice is limited, of course, but Tata Motors, Ashok Leyland and Eicher, these three companies, they remain in our portfolio and we continue to hold them. इस बीच मतलब ये ऑटो में आपके प्रेफर्ड पिक्स हैं। देवी जी नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से वीरेंद्र बोल रहा हूँ। एक बार न्यू एज स्टॉक्स की कैटेगरी में आते हैं। अब मैं पेटीएम के बारे में बात करता हूँ देवेन जी। अगर मैं इसका आईपीओ प्राइस, इसके लिस्टिंग के बाद जो कोलैप्स उस फेज को निकाल दूँ, मतलब मैं एक बार लिस्टिंग वाले प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आई मीन वो इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इस प्राइस पर प्राइस ऑफ 690, अब आपका जो फ्रेश पर्सपेक्टिव जो है, व्यू है, वो पेटीएम पर है क्या देवेन जी? So वीरेंद्र शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो हिसाब से पेटीएम ने शुरुआत के दायरे के अंदर पेमेंट बिजनेस के अंदर अपना फोकस रख के जो बिजनेस एक्वायर किया है उसको भी मोनेटाइज करने का समय आया है उनके पास। Either you are monetizing this particular acquisition that you have done in last so many years by way of, I think, getting into the e-commerce, or you are getting into the distribution of the investment and the financial products. मेरा ऐसा मानना है कि I think this is where the next round of success story would be written by companies like Paytm. वहाँ पे उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है कि वहाँ पे अर्निंग की एक विजिबिलिटी है और कंपेयर टू पेमेंट्स बिजनेस आई थिंक बेटर है। And as a result of which, I think you are likely to earn and you are likely to basically meet the expectations of investors for from the business. तो ये जो एक प्रोसेस है वो प्रोसेस के अंदर मैं ऐसा मानता हूँ कि I think this company should be gearing up and gearing up fast. Fortunately, I think they have arrested the losses, I think, in the business. That is the first good sign. If this particular thing sustains, then definitely I think we are ready for the higher amount of growth in the business and the income of the company. However, एक जो ओवरहैंग रहेगा इसके अंदर कि जिसके अंदर जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर या जो प्रमोटर इन्वेस्टर इसके अंदर फंसे हुए हैं, they will try and take exit as and when I think the market starts going up, and that is where the overhang will continue.
But one will have to live with that kind of boring, I guess. I think the situation in the business is definitely seen improving for them. पेटीएम पे ये आपका देवेंद्र सर का व्यू है। ऐसे एक दो स्टॉक्स पर बात करते हैं। देवेंद्र जी, पिछले महीने भर में जो घटनाक्रम हुआ है, मैं एविएशन की बात कर रहा हूँ और मैं इंडिगो पे आपका मत चाहूँगा। अब इंडिगो में जो भी कोई निवेशक था ड्यूरिंग एंटायर आप देखें इसके करियर में, आज वो पैसा बना के बैठा हुआ है। एंड स्पेशली अगर पिछले एक साल में आपने राइड किया हो या फिर आपने ड्यूरिंग द कोविड इसको डिप को बाय किया हो। अब जो हमारे स्काई रियलिटीज़ हैं सर, अब हमारे पास सिर्फ कुछ गिने चुने प्लेयर्स रह गए हैं। स्पाइस जेट भी अगर आप देखें पहले से ही खराब था स्थिति। इस प्राइस पे आपका आउटलुक क्या है? इट्स अ डिसेंट प्राइस टू बुक योर प्रॉफिट्स या फिर अभी तो राइड करना चाहिए? अब ये फेज में और पैसा बना के देगा इंडिगो? So I am not a very firm believer of investor in the aviation business. I think मेरे को ये बिजनेस के अंदर एक चीज इतनी मालूम है कि दिस बिजनेस इज ऑफ ए डीप पॉकेट बिजनेस। अगर आप इन्वेस्टर भी हो तो आपके पास भी डीप पॉकेट होने चाहिए कि जब भी मार्केट के अंदर बिकॉज ऑफ द मार्केट वोलेटिलिटी ऑफ एनी नेचर, be it crude oil prices or be it situation like COVID, whenever the business goes and hits the bottom, वो टाइम के पास आप इन्वेस्टर हो तो आपके पास नए फंड्स इन्वेस्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर और आपके पास ये क्षमता नहीं है तो ये कोई बिजनेस आपको CAGR बेसिस पे ग्रो करके आपका पोर्टफोलियो में देने वाला नहीं है। तो ये चीज पहले सबसे पहले समझ लेते हैं। दूसरी चीज एविएशन बिजनेस, जैसे मैंने बताया डीप पॉकेट बिजनेस है, उसके अंदर जो प्रमोटर ग्रुप भी रहेंगे उनके पास काफी अच्छी क्षमता होनी जरूरी बनती है। इनफैक्ट आई थिंक लार्जर द साइज दैट यू क्रिएट, लार्जर वुड बी द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल इन दिस बिजनेस। दिस बिजनेस विल रिमेन कैपिटल हंग्री फॉर एवर। So from that perspective also, मेरा ऐसा मानना है कि I think one will have to be very selective in staying invested. Third point as a reference point, वर्ल्ड के अंदर काफी हद तक हमने जितना स्टडी किया उसके अंदर द सक्सेस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एविएशन बिजनेस is found very rare, and as a result of which I think one always has that particular fear at the back of the mind कि आप एविएशन बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो कभी ना कभी आपको एक बार बॉटम हिट करना पड़ेगा, and that's what unfortunately has been happening with all names including Jet, including Kingfisher. Now I think unfortunately even Go First and even SpiceJet. I think these are all some of the names I think which are not inspiring confidence for me investing into aviation. So we keep little away ourselves from this particular business. ओके बिल्कुल। चलिए फिर आज का एक और बड़ा सेक्टर देवेन, फार्मास्यूटिकल्स, ग्लेनमार्क, लूपिन, हॉस्पिटल स्टॉक्स, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स, सब में तेज़ी। ये इस तेज़ी का कारण क्या है? क्या ये अंडर ओनरशिप है, वैल्यूएशन कंफर्ट है या कुछ और? तो अनुज, मार्केट पर के पर्सपेक्टिव से देखे तो डेफिनेटली अंडर ओनरशिप का पॉइंट आपके डेफिनेटली सामने आएगा, बिकॉज इट इज अंडर ओन्ड, द वैल्यूएशंस आर आल्सो लेस कंपैरेटिवली. Many of these companies are available at a price earning ratio which is I think far more less than what they have been enjoying in their previous history. So from that perspective you are absolutely right. But मैं जो fundamentally ये business को समझता हूँ उसके अंदर एक जो change आया है, and this change is now getting reflected into the working of the company in current quarter as well as subsequent quarters, is the price of raw materials. I guess I think post COVID जो एक विपरीत situation हुई थी, यहाँ पे सब कमोडिटीज के दाम बढ़े थे, इसके साथ में केमिकल कमोडिटीज के भी दाम बढ़े, जिसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। वहाँ पे उनके दाम जो बढ़े थे, that has brought in a significant amount of pressure on the profits of the company, and that's what I think one has seen. Apart from every other technical factor that has resulted into impacting the profit, one of the reason was I think the cost, and that is where probably these companies are affected. Fortunately, with the crude oil prices showing a trend which is downward, and at the same time, I think remaining disciplined in this particular range, मेरा ऐसा मानना है कि all the chemical commodities and the derivatives therein would remain at a significantly controlled price, and that would probably give you the assurance कि pharma company के लिए profit margin थोड़ा बनेगा. In the process, I think many of the pharma companies have also expanded their footprint to the advanced market with specialty generics, and as a result of which I think these companies are relatively better off with the margin as far as the product is concerned. और जो कंपनियां ने कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग या API का कारोबार है, उनके लिए टाइम थोड़ा अच्छा रहेगा, बिकॉज आई थिंक दे हैव गॉट द कमिटेड टारगेट टू अचीव बिकॉज ऑफ द नंबर्स व्हिच आर ऑलरेडी कमिटेड बाय द बायर फॉर देयर प्रोडक्शन. So as a result of which I think likes of Divi's, likes of Laurus would probably have relatively better time going forward in my understanding, both on the margin front as well as on the offtake front. देवेन जी, अब एक $1 बिलियन सवाल,
इन्फोसिस बाय किया जाए यहाँ पर? डेफिनेटली आई थिंक आई एम अ फर्म बिलीवर कि आईटी कंपनीज के लिए समय डेफिनेटली अच्छा आएगा. इसका रीजन ये है कि इवन दो इन द नियर टर्म मेनी ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज आर पासिंग थ्रू देयर ओन challenges. Given the kind of challenges of the disruption in the world economy, my viewpoint is that companies which are providing the solution, they are the IT companies, the technology companies. उनके लिए मेरे ख्याल से समय अच्छा रहना चाहिए. तो कॉन्ट्रा बाइंग अप्रोच रखे भी इन्फोसिस जैसी कंपनी को पोर्टफोलियो में रख सकते हैं. डाउन साइड इज लिमिटेड. Upside in a given situation can be 25% if I think one is getting the right signals. Probably second half of the financial year के अंदर you will be seeing the right kind of environment happening for many of the IT companies. अच्छा देवेन जी, एक प्रश्न आपसे और, अर्निंग्स से पहले प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे मैं यहाँ पे, क्योंकि लास्ट एसबीआई की अर्निंग्स बहुत अच्छी थी, बट वो अदानी सागा के चलते डिप आया एट अ प्राइस ऑफ 576 प्रायर टू अर्निंग्स. आपका व्यू क्या है? ये प्राइस क्या बाय है इस प्राइस पे आपका? क्योंकि नंबर्स अच्छे रहे पूरे बैंकिंग के मोर और लेस, और सरप्राइजिंगली एनआईएम्स एक्सपेंशन भी थे इस क्वार्टर में, और एक ऐसे क्वार्टर में जब हमें ऑलरेडी पॉज मिल चुका है. ये प्राइस एसबीआई पे 575 का आपको क्या अट्रैक्टिव लग रहा है? बाय है क्या है इस वक्त आपका ये एसबीआई? करीबन 20% के आसपास लोन बुक का ग्रोथ आ रहा है. आई थिंक दैट इज अ पॉजिटिव थिंग. कॉर्पोरेट लोन बुक, रिटेल लोन बुक, हाउसिंग फाइनेंस लोन बुक, आई थिंक दे आर बेसिकली ग्रोइंग एट 20%. और मेरा ऐसा मानना है कि जो हिसाब से इकोनॉमी आगे बढ़ रही है उसके अंदर आई थिंक डिमांड फॉर फंड्स वुड बी सिग्निफिकेंटली हायर, एंड दिस इज वेयर लार्जेस्ट बैंक लाइक एसबीआई would place themselves very comfortably. Fortunately, the liability side is also well managed as compared to what it was in the previous past. So to a greater extent, I think that is also helping this particular bank. And in a situation where the non-performing assets का provision आपको नहीं करना है, तो definitely balance sheet के लिए सब संकेत अच्छे मिल रहे हैं. Fortunately, at current price, the price to book value ratio भी देखें तो उसके अंदर कोई downside का risk ज़्यादा नहीं रहता है. मैं ऐसा मानता हूँ कि even in a worst situation, if the stock is I think not going below 10% from the current price level and holds the potential to go up to 20-25% in the upward market, I would think that in a every fall this particular stock should be a buy opportunity in your portfolio. ओके देवेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए. सभी स्टॉक्स पे, इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी आपने. बहुत बहुत शुक्रिया सर.